So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेडेड वेस्टिंग। ठीक है, तो ईसॉप में यही एक पोर्शन है जो इम्पॉर्टेंट है और बाकी तो चलो ठीक है, बाकी सब भी हम थोड़ा सा फ्लॉ क्या है, थोड़ा सा सब में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हम पर्टिकुलर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ करके भी हम कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं। पर ग्रेडेड वेस्टिंग में पूरा का पूरा नया कंसेप्ट आ जाता है और ग्रेडेड वेस्टिंग में भी हमको जो है इसमें क्लैरिकल प्रोसेस के साथ साथ हमको पूरे जितने भी टाइम तक ये क्वेश्चन चलता है हमको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेडेड वेस्टिंग को करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि ग्रेडेड वेस्टिंग होता क्या है। स्टडी मेट में इस तरीके से चीज़ों को दे के रखा है और पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में, पैरा फॉर्म में दे के रखा है, उसको मैंने सॉर्ट करा है। ठीक है, और सॉर्ट करके इस पर पर्टिकुलर ऐसे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, हम पहले ये देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये नोट्स मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो नोट्स ऑप्शन अंडर प्लान वेस्ट ऑन डिफरेंट डेट। तो क्या बोला है कि ग्रेडेड वेस्टिंग ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन अंडर अ प्लान, जैसे कि ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, तो इसमें जो ऑप्शंस है वो वेस्ट करते हैं डिफरेंट डेट पे। तो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, वो जो ऑप्शंस है ना उसमें कैटेगरी कर दी इन्होंने कि इतना ऑप्शन इस डेट पे वेस्ट होगा, इतना ऑप्शन इस डेट पे वेस्ट होगा, तो सबकी वेस्टिंग पीरियड, सबकी कंडीशन अलग अलग कर दी। ठीक है, तो एक बंच ऑफ ऑप्शंस बोल दिया जिसकी वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है और पूरा पोर्टली आपको दे दी ऐसा। तो ईसॉप की पोर्टली के अंदर जो भी ऑप्शंस है उसके डिफरेंट वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, और जिनके डिफरेंट वेस्टिंग पीरियड है तो ऐसा करके उन्होंने ग्रुप बना दिया। तो ऑप्शन अंडर प्लान वेस्ट ऑन डिफरेंट डेट। शेयर ऑफर टू एम्प्लॉय शेल वेस्ट इन प्रपोर्शन। तो शेयर जो हमने एम्प्लॉय को ऑफर करे हैं वो वेस्ट होंगे प्रपोर्शन में। एम्प्लॉय बोलेगा मेरे को ईसॉप मिला, पर यूँ क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो ईसॉप मिलता है तो अपन उनसे पूछते हैं कि भैया तेरा ईसॉप कितने साल का है, तो उसने बोला क्या वेस्टिंग कंडीशन है इसकी 3 साल, तो अपन पूरे ईसॉप का 3 साल मानते हैं। पर इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा है कि ईसॉप के अंदर पोर्टली बन के रखी है, ऐसी ग्रुप बन के रखे। ठीक है ना, तो एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, ऐसे 3 ग्रुप बन के रखे हैं या 4 ग्रुप बन के रखे। पहले ग्रुप का वेस्टिंग कंडीशन इतनी है, सेकंड ग्रुप की वेस्टिंग कंडीशन इतनी है, तो ऐसे ठीक है, तो 3-4 ग्रुप को मिलाकर ऐसा आपको ईसॉप प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है कि 100 शेयर वेस्ट हुए हैं 2:3:5 में, और वो जो है इन 3 ईयर्स, तो 2:3:5 3 ईयर्स में वेस्ट होंगे। मतलब आप 3 साल की कंडीशन पूरी करो और फ्रॉम 4th ईयर जो है अगले 3 साल तक 2:3:5 में वेस्ट होंगे। तो देखो एक टाइम पे सबका सब वेस्ट नहीं हुआ, प्रपोर्शन में वेस्ट हो रहे। ठीक है, तो 100 शेयर है तो 2:3:5 में, जैसे 4th ईयर में 20 वेस्ट हो गए, 5th ईयर में 30 वेस्ट हो गए, 6th ईयर में 50 वेस्ट हो गए। तो ऐसे करके ये हमारा ग्रेड हो गया। ठीक है, तो शो प्लान वेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो क्या बोला है कि शो प्लान वेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप इन द सेंस कि जो प्लान है अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ऐसे प्लान है। ठीक है, तो एक प्लान है जिसमें डिफरेंट ग्रुप है, तो उस ग्रुप का अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, उस ग्रुप की एक्सपेंडिचर रिकॉग्निशन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप कंप्यूट सेपरेटली। अब पहले तो हम पूरे ईसॉप का एक फेयर वैल्यू निकालते थे क्योंकि सबकी एक ही रेट होते थे, पर इधर 3 अलग अलग रेट है तो 3 ग्रुप बन गए। तो फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप कंप्यूट सेपरेटली, देन अलॉकेट टू अकाउंटिंग पीरियड, एंड देन फिर अपन जो नॉर्मल तरीका होता है अलॉकेशन करने का, हम अलॉकेट कर लेंगे। अब फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप कंप्यूट डिफरेंटली इसलिए क्योंकि फेयर वैल्यू जो हो वो चेंज होता है एज पर दी एक्सपेक्टेड लाइफ। वो एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इस ग्रुप की लाइफ अलग है, इस ग्रुप की लाइफ अलग है, इस ग्रुप की लाइफ अलग है, तो सबकी फेयर वैल्यू अलग होगी। और सबकी फेयर वैल्यू अलग है तो फेयर वैल्यू सब में चेंज आएगा तो सबके अपने एक्सपेंडिचर रिकॉग्निशन का तरीके अलग अलग होंगे क्योंकि अमाउंट डिफरेंट आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होगी सबके लिए, तो इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होगी सबके लिए, तो ऐसे केस में तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो इंट्रिंसिक वैल्यू सबके लिए सेम होगी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। चलो तो पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि ग्रेडेड वेस्टिंग रेफर टू सिचुएशन वेयर ऑप्शन अंडर अ प्लान, एक ऑप्शन जो प्लान के अंदर जो भी सेपरेट ऑप्शन है ऑन डिफरेंट डेट। तो यही पढ़ा था, ऑप्शन अंडर प्लान वेस्ट ऑन डिफरेंट डेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लान प्रोवाइड कर रहा है शेयर ऑफर टू एन एम्प्लॉय। प्लान क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेयर जो एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हैं शैल वेस्ट इन प्रपोर्शन 2:3:5 इन 3 ईयर। ठीक है, दस इफ एम्प्लॉय ऑफर 100 शेयर अंडर द प्लान, 20 शेयर जो है वेस्ट होगा 4th में, 35th में होगा, 56th में होगा। ठीक है, इन दिस केसेस बेस्ड ऑन वेस्टिंग डेट, इस केस को देखते हुए बेस्ड ऑन वेस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग प्लान सेग्रीगेट हो गया इन डिफरेंट ग्रुप। तो शो प्लान वेस्ट इन डिफरेंट ग्रुप, इट शोज कि बेस्ड ऑन वेस्टिंग डेट, ये वेस्टिंग डेट शो करता है कि जो प्लान है वो वेस्ट हो चुके हैं इन डिफरेंट ग्रुप और ईच ऑफ दिस ग्रुप इज़ अ सेपरेट प्लान।
ठीक है, तो क्या लिखा है, इन दिस केस बेस्ड ऑन वेस्टिंग डेट। तो वेस्टिंग डेट के आधार पर अगर हम देखें तो प्लान जो है वो वेस्ट हो गया डिफरेंट ग्रुप में। ईच ऑफ दिस ग्रुप इज ट्रीटेड टू बी सेपरेट प्लान। अब ये जो है ना प्लान के अंदर प्लान है, या तो मैं इधर लिखना भूल गया, मैं इधर लिख लेता हूँ प्लान के अंदर। ठीक है, तो प्लान के अंदर प्लान हो गया, लिख लिया इसको कि ये प्लान के अंदर का प्लान है, क्योंकि प्लान के अंदर का प्लान कैसे हुआ है, क्योंकि वो वेस्टिंग पीरियड के कारण, ठीक है, डिफरेंट वेस्टिंग पीरियड है, तो प्लान के अंदर प्लान बन गया। तो अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, और सेपरेट प्लान विद स्पेसिफिक वेस्टिंग पीरियड और एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, तो इसको और अपडेट कर लिया है कि डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट वेस्टिंग पीरियड एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेड लाइफ है, राइट। अब जो है क्या लिखा है, सिंस वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड लाइफ। तो वन ऑफ द फैक्टर जो अफेक्ट करता है फेयर वैल्यू को ऑफ ऑप्शन को, तो वन ऑफ द फैक्टर जो अफेक्ट करता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को इज एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू को अफेक्ट करता है एक्सपेक्टेड लाइफ, तो इधर तो डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट एक्सपेक्टेड लाइफ है, तो डिफरेंट फेयर वैल्यू हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप शुड बी कंप्यूटेड सेपरेटली। कितना टाइम हो गया है, ओके, पहले एक बार ये भी देख लो, ठीक है, 5 मिनट हुए। तो फेयर वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड लाइफ पे चेंज होता है, तो डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट फेयर वैल्यू हो गई। तो ये लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप कंप्यूट सेपरेटली एंड देन अलोकेट टू अकाउंटिंग पीरियड। ये लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ ग्रुप इन देन अलोकेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड। इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइफ। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर देयरफॉर बी सेम फॉर ईच ग्रुप। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज सेम फॉर ऑल ग्रुप। तो मैं लिख देता हूँ उसमें ऑल ग्रुप। तो इधर बात आती है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। अब अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल। तो ये जो है फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो आपको दे के रखें, ठीक है। अब ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2014, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना कवर है हमारे 400, और नंबर ऑफ ऑप्शन हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं 60। नॉमिनल वैल्यू है 100 और एक्सरसाइज प्राइस है 125। शेयर ऑफर वर पुट इन 3 ग्रुप। अरे बोल दिया 3 ग्रुप है भैया, 3 ग्रुप है, बोल दिया, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 3। ग्रुप 1 क्या बोलता है, 20% शेयर ऑफर इन द वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, इसका वीपी 1 ईयर है। ग्रुप 2 क्या बोलता है कि 40% शेयर ऑफर हो रहे हैं जिसका वीपी 2 ईयर है। और ग्रुप 3 बोल रहा है 40% शेयर ऑफर जिसका वीपी 3 ईयर है, ठीक। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन द ग्रांट डेट वॉज 10। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है हमारा ग्रांट डेट पे वो 10 है, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 10 है। देखो अभी हमको नॉमिनल वैल्यू दे दिया, एक्सरसाइज प्राइस दे दिया, मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं दे के रखा है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का तो समझ में नहीं आ रहा, पर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे के रखा है 10, तो फेयर वैल्यू 10 दे के रखा है, तो दे के रखा है डिफरेंट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है ग्रांट डेट पे वो सबका डिफरेंट डिफरेंट हमको दे के रखा है। अब पोजीशन एज ऑन 31/3/15 क्या है, 31/3/15। चलो 31/3 पे हम खड़े, डिफरेंट फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हमको छोड़ के गए हैं, 40 लोग तो छोड़ के चलेगा। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हमको छोड़ के जा सकते हैं वो 36 जा सकते हैं, वो 34 जा सकते हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शंस, ठीक है, 350। तो एम्प्लॉय कवर्ड कितने हैं, 400। एम्प्लॉय एक्सरसाइज कितने कर रहे हैं, 50, ठीक है, 350। तो सबसे पहले एम्प्लॉय कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, 350। अब अपन देखें, अगर उस साल का पर्टिकुलर देखें तो हम 31/3/15 को खड़े हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार जो है ग्रुप 1 एम्प्लॉय कितने लेफ्ट कर गए, 40। सबसे पहले 400 में से 40 माइनस कर दो, 360 है। 360 तो यहाँ पर ही ख़त्म है, ये 360 हमारा एक्चुअल है, ठीक है। ये 360 एम्प्लॉयज़ हमारे एक्चुअल है। अब सेकेंड 15-16, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 2014 में 3 ग्रुप है, ठीक है, 1, 2, 3। तो पहले वाले ग्रुप को तो सिर्फ उससे ही लेना देना है कि पहले साल में कितने गए। जैसे पहला वाला ग्रुप है, उसने देखा कि यार एक्चुअल में तो 360 गए हैं, 360 ही है। और मेरा ग्रुप तो वैसे भी 1 साल का था, मेरा ग्रुप तो वैसे भी 1 साल का था, मेरी वेस्टिंग पीरियड तो वैसे भी 1 साल की थी। मेरे को क्या करना, दूसरे साल में तीसरे साल में कितने लोग गए हों, 400 में से 40 माइनस कर दो, 360 आ जाएगा मेरा।
दूसरा ग्रुप वाले को थोड़ा सा है, जब मैं 31/3/15 पे खड़ा हूँ तो दूसरा ग्रुप वाला बोल रहा है अच्छा ऐसा है क्या, 40 गए और 40 गए और आगे कितने जा सकते हैं, आगे और जा सकते हैं 36, है ना। तो 400 में से 40 माइनस करो और 36 माइनस करो तो 324। अच्छा ओके 324, मतलब उसको लग रहा है 324 लोग तो है। तीसरा ग्रुप सोच रहा है उसी टाइम पे क्या 40 तो गए। चलो तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का तो उनको ठीक है, ये सर्टेनिटी है कि इतना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। अब नंबर ऑफ शेयर वेस्टेड है तो ग्रुप 1 वाला क्या बोलेगा, उसके शेयर्स कितने हैं 20% है, तो कितने 60 का 20% 12। ये एम्प्लॉयज़ क्या बोलेंगे 24। ठीक है, क्योंकि 40% है ना 20 के बाद, तो ये ग्रुप 2 में भी 40% है, ग्रुप 3 में भी 40% है। इस तरीके से जो है अब नंबर ऑफ ऑप्शन हम देख लेते हैं। 360 लोग 12 मल्टीप्लाई करो 4320, 324 इतने करके हमारे ऑप्शन होगा। सबकी फेयर वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हमको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहले साल का खर्चा हो गया। आते चलो दूसरे साल में, ठीक है, तो ये हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, पर अब ये याद रखना कि जो G2 का जो खर्चा है ना, तो उसने बुक करा है आज, पर ये 2 साल तक हो जाएगा। ठीक है, तो 937200 2 साल तक जाएगा, इसलिए 48600 हो जाएगा, याद रखना वो। और ये जो है 97440 ये 3 साल तक जाएगा, तो इसलिए 32480 हो जाएगा। ठीक है, तो 43200 हमारा फर्स्ट जाएगा, 97200 डिवाइड बाई 2 करना, तो 48600, क्योंकि ये 2 साल का है। मैंने आज ही बुक कर लिया कि 48200 के एक्सपेंडिचर है भैया, 2 साल तक मेरे को अलॉकेट करना। अपने पढ़ा था ना अलॉकेट ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, राइट। थोड़ा सा ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था ना कि 48600 क्या, सॉरी 97200 ओवर अलॉकेट होगा ओवर द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और फिर 97440 ये 3 साल के लिए हो गया। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो हमको तो क्या लगेगा कि 48600 अभी है, 48600 बाद में है, 32480 अभी है और 32480 सेकेंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है। ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा 2015-16, हम पूछे 2015-16 में। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो 250 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि 10 लोग ने फॉरफिट करा है। देखो इसमें आ गया 10 लोग का फॉरफिट, 10 लोग का फॉरफिट है तो कायदे से 10 लोग का जनरल रिजर्व में जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम वो देख लेंगे 10 लोग का जनरल रिजर्व में ले गए कि नहीं ले गए, देख लेंगे। देखो ले गए 10 लोग का जनरल रिजर्व में, फॉरफिट हो गया, 10 लोग का जनरल रिजर्व में ले गए। ठीक है ना, चलो आते हैं हम एक्चुअल सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले पोजीशन पे खड़े होते हैं। ठीक है, चलो 31/3/16 को खड़े, ये तीनों मस्त समझ रहे थे कि 360, 324, 290 रहेंगे, पर सेकेंड ईयर में एम्प्लॉय लेफ्ट हो गए 35। तो चलो आओ सेकेंड ग्रुप वालों को अपनी रियलिटी से ठीक है वाकिफ़ कराते हैं। 400 में से 300, देखो 400 में से उनको तो 40 तो माइनस हो गए, ठीक है, और 35 और माइनस हो जाएंगे। तो 400 में से 40 माइनस हो गए, 35 और माइनस हो जाएंगे, तो 325 बचा। ये होगा एक्चुअल। और थर्ड वालों को भी लगा कि यार अब उसका एक्सपेक्टेशन ना थोड़ा बहुत सर्टन होने वाला है। ठीक है, और उसके एक्सपेक्टेशन में ही वेरिएशन आ गया। कैसे, 400 में से 40 माइनस करे, 40 माइनस करने के बाद ये 35 माइनस करे, और उसको लग रहा है कि 30 माइनस और हो जाएंगे आगे, ये हो जाएगा हमारा 295। ये हो गया हमारा 295। ठीक है, अब एम्प्लॉई इनके तो 24 ही हैं, इनके जो नंबर ऑफ शेयर जो वेस्ट हो रहे थे, ये एम्प्लॉय हमने कैलकुलेट किया, ये नंबर ऑफ शेयर तो 24 है। कैसे 24 आएगा, वही 20 40% है, 60 का 40% और 60 का 40%, ऐसे 24। ठीक है, हमने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो अलग अलग था ना, वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से हमने जो है ये भी खर्चा निकाल लिया। पर समझो ये 97500 है, 97500 ये 2 साल का खर्चा है, राइट, ये 2 साल का खर्चा था। इसमें से 97500 2 साल का खर्चा था, 48600 1 साल का है, तो दूसरे साल का कितना 48900, तो कायदे से 48900 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 97500 में से 48600 माइनस करो तो 48900 आ जाएगा। तो देखा हमने 97500 में से 48600 हमने माइनस कर दिया। ये मैं ऐसा करता हूँ 1 2 की जगह 2 3 कर देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। रही बात आती है 99120 की, तो ये 99120 तो 3 साल का है, तो 99120 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करो तो 66080 है। 66080 में से तो 32480 तो ले लिया ना हमने, तो 33600 आ जाना चाहिए, 33600 आ जाना चाहिए। 99120 की हम अगर बात करें तो ये 99120 की इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 66080 आ जाना चाहिए। ये 66080 है, 66080
माइनस 32,480, ये आ गया हमारा 33,600। तो 33,600 ऐसे, और 97500 माइनस 48600 माइनस 48600 48900, टोटल आया हमारा 82500। ये हो गया कैलकुलेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये 82,500। चलो तीसरे साल पे आ गए। तीसरे साल पे गए तो रियलिटी से तो ग्रुप 2 की रियलिटी तो चलो ख़त्म हो गई। अब ग्रुप 3 वाला आया। ग्रुप 3 वाला बोलता है कि चलो ठीक है, अब कितने हैं, उसको एक्चुअल में पता चला कि 2800 माइनस हो गए, तो ठीक है 400 में से 40 माइनस हुए एक्चुअल में 35 माइनस हुए, और एक्चुअल में ये 28 और माइनस हुए, तो 297 आया। अब ये जो 297 है, 297 है, तो ये 297 की फेयर वैल्यू वही 24 एम्प्लॉयज़ है, 24 शेयर्स है, और जो है इसकी फेयर वैल्यू क्या है 14,99792। ये तो 3 साल का है, तो अपन 2 साल के खर्चे तो माइनस कर ले। एक तो 32,480 हमारा था, 32,480 था पहले साल का खर्चा था इसका, ये हो गया। दूसरा खर्चा इसका कौन सा था, दूसरा खर्चा था इसका 33,600, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये करा कि 99792 में से 99792 में से माइनस करा अपन ने 32,480, ठीक है। फिर 33,600 दूसरा था, दूसरा 33,600 कैसे निकला, ये 66,080 में से 32,480 माइनस कर दो, माइनस 33,600, तो आया 33,712। देखो या तो एक तरीका ऐसे ही है ना कि 3 साल का कैलकुलेट करा है, ये 3 साल का खर्चा है, तो ऊपर से फिर पहले 2 साल का खर्चा माइनस कर दो, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो और इसको बेटर तरीके से कर दिया कि 99792 में से 32,480 और 33,600, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ग्रुप 1 के हमने ऑप्शन फॉरफिट तो बता दिए कि 10 लोगों ने फॉरफिट कर दिया, 10 एम्प्लॉयज़ ने तो फॉरफिट कर लिया। ये जो 10 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जिनको 60 का 20% मिल रहा था, मतलब 12 मिल रहा था, तो 10 का इंटू 12 120, तो इन्होंने फॉरफिट ही कर दिया। ग्रुप टू कितना, ग्रुप 2 ने कितना फॉरफिट करा, अगर हम देखें ग्रुप 2 में कितना फॉरफिट करा, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने क्वालिफाई हो रहे थे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इतने क्वालिफाई हो रहे थे। जब हमने सेकेंड ईयर में वापस री एस्टिमेट करा तो हमको पता चल गया था कि 325 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, फिर 319 लोग ही आए। तो 325 लोग जब क्वालिफाई हो रहे थे, और 300 माइनस 319 करो तो क्या आएगा 6 लोग, और 6 लोग को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 लोग तो आए नहीं, फॉरफिट करो इंटू 24 144, ये 144 हो गए, ठीक है, ये आ गया 144। फिर तीसरे, जब हमने तीसरे साल में वापस री एस्टिमेशन करा तो 297 लोगों ने एक्सरसाइज करा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करा, आए कितने 295, माइनस कर दो 295, 2 इंटू 24, तो कितने 48, तो 120, 144 और 48, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इतने तो गए, इतने तो जो है फॉरफिट ही कर लिया ना इन्होंने, इनका तो फॉरफिट ही हो गया। अब 120 के हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 120 की वैल्यू फेयर वैल्यू क्या है, इसकी जो फेयर वैल्यू होगी उसके हिसाब से होगी बुक। इसकी पर्टिकुलर इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। तो 120 की 10 फेयर वैल्यू थी, 1200 जर्नलिज्म में गया। 144 की फेयर वैल्यू कितनी थी 12.5, तो 144 की 12.5 थी, इसकी फेयर वैल्यू 1800 है, ये गया। फिर बात आती है 48 की, तो 48 की कितनी फेयर वैल्यू थी 14 थी, तो 48 की 14 थी, ये 672, ये गया। तो देख लेते हैं 1200 गया, 1800 गया, वो 672 गया, तीनों के तीनों गए। चलो अब हम अपना नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले साल में हमने जो है खर्चा जब हम बुक करेंगे, तो पहले साल में खर्चा तो अकाउंटिंग ग्रेड वाइज चलेगी माना, पर जो खर्चा है, खर्चा का तो एक ही पूल बनेगा ना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि खर्चा ग्रेड 1 का इतना है, खर्चा ग्रेड 2 का इतना है, खर्चे का तो टाइप देखा जाएगा ना। तो जैसे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बोलो, खर्चे का टाइप हमारा पहले ईयर में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस कितना था 124,280 था, 124,280 बाकायदा। सबसे पहले तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये हमने डाल दिया गुल्लक में हर साल, ठीक है। तो 124,280 डाला, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये हमने करा। फिर P&L टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस करा, ये P&L में डाला, ये बुक करा, ये P&L में डाला, ये बुक करा, ये P&L में डाला। तो 124,280 है, जब हमने बुक कर दिया फिर P&L में डाल दिया। अगले साल 82500 है, ये बुक करा, ये P&L में डाल दिया। इसके अगले साल 33712 ये बुक करा, ये P&L में डाल दिया, ठीक है।
ये हो गया। अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ईसॉप आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग कैसे बनेगा? देखो, पहले साल का तो हमने खर्चा, ये तो गुल्लक है ना, पहले साल का खर्चा 124280 ये गुल्लक में रखा हुआ है, इतना पैसा रखा हुआ है। पहले साल में ग्रेड 1 का जो है मैच्योरिटी है, ग्रेड 1 की मैच्योरिटी है, तो पैसे आएंगे, ठीक है। पैसे आएंगे तो एक्सरसाइज प्राइस के रेट पे आएंगे ना। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 125। चलो ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस के रेट पे आएंगे, कितने लोग आएंगे? एक्सरसाइज प्राइस पे कितने लोग आएंगे? जिन्होंने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन, ठीक है। बट जिन्होंने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन, इतने लोग आने चाहिए। बट हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हम तो एंट्री वैसे करेंगे ना कि कितने एलिजिबल थे, कितने एलिजिबल थे, जितने एलिजिबल थे। तो बैंक अकाउंट हमने क्या किया कि जितने एलिजिबल थे 360 एलिजिबल थे इंटू 12, ठीक है, 4320, ठीक है। तो ये 4320 से आना था, ठीक है। बट 350 नहीं आए, 350 ही आए, तो ऐसे केस में 350, ठीक है। तो बैंक में कितने आएंगे? ठीक है, तो बैंक में इतने आए भैया हमारे 4320 में से हमने 120 तो माइनस कर दिया, हमने 120 माइनस कर दिए। इतने लोग 4200 है, ठीक है। इतने लोगों का 125 के भाव से 5,25,000 आया, ठीक है। ये बैंक से पैसे आ गए। रिज़र्व में कितना जाएगा? रिज़र्व में तो यही जाएगा 120, जिन्होंने 120 कैसे निकला था हमारा? 350, ठीक है। हमको कितना लग रहा था कि 400 में से 40 माइनस करो, ठीक है। तो 400 में से 40 माइनस करा तो 360 आए कितने? 350। तो जो 12 है, 12 इंटू 10 120, तो 12 इंटू 10 120, और 10 रुपये की जो है हमारा नॉमिनल वैल्यू जो भी है, 10 रुपये का सॉरी हमारा फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू ये 1200 हमारा जनरल रिजर्व आया। अब बचे हुए हमारे कितने बचे? अब 4200 बचे। ये 4200 कैसे आएंगे? 350 है, 350 को दिया जा रहा है 12 के भाव पे, तो 4200 है। तो 4200 को 100 इनकी नॉमिनल वैल्यू है 4,20,000, और बचा हुआ इनका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा जो है 4200। हाँ ओके, अब समझना पड़ेगा। बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा कि इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा? समझो, इधर 4200 है, 4200, इस पे 20 रुपये तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10 रुपये आपकी क्या है? 10 रुपये आपकी है वो फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू भी सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जुड़ेगा। तो इस तरीके से 4200 इंटू 35 आया। तो हमारा जो बैलेंस आया वो 81080 आया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 81080 आएगा। अब यही 81080, तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे साल में। तो बैलेंस बीडी हमारा 81080 है। दूसरे साल में कितना खर्चा होगा? तो दूसरे साल का खर्चा तो दे के रखा है ना, दूसरे साल का खर्चा ये आया हमारा 82500। ये कैलकुलेट तो हमने आराम से करा था, 82500, ये 82500 हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो ये 82500 हमने कैलकुलेट किया, बाकायदा इसको गुल्लक में डाला। अब दूसरे साल में कितने लोग आ रहे हैं पैसे देने के लिए? दूसरे साल में अगर हम देखें तो कितने लोग आ रहे हैं पैसे देने के लिए? रियलिटी चेक कितना है? रियलिटी चेक कितना है? 319। एलिजिबल कितने थे? एलिजिबल कितने थे? अगर हम देखें हमारे जो एलिजिबल कितने थे दूसरे साल में, तो सामने वाले ने करा क्या होगा? ग्रेडेड 2 वाले पर्सन ने, ग्रेडेड 2 वाले ईसॉप में क्या हुआ होगा कि 400 माइनस 40 करो और माइनस जो है एक्चुअल रियलिटी चेक किया 35, तो एक तरीके से 325 थे, आए कितने? 319। तो जो 6 लोग हैं जिनको हम 24 के भाव से दे रहे थे, 24 जो हम शेयर्स दे रहे थे, ऑप्शंस दे रहे थे 144, ये 144 की फेयर वैल्यू 12.5, ये 1800 लोग तो नहीं, ये 1800 लोग तो नहीं, ठीक है। इनका पैसा डाल दो, इनका पैसा रिजर्व में हम डाल देते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले 319 लोग हैं, बकायदा 319 लोग हैं, 319 लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो 19 लोग को हम दे रहे हैं, तो 24 के रेट से दे रहे, 24 शेयर दे रहे हैं, तो 319 लोगों को 12.5 तो मंगवाएंगे नहीं, पैसे कितना मंगवाएंगे? 125 मंगवाएंगे ना, तो 957,000 आएगा, ठीक है। अब यही जो 7656 है, इनको तो 100 के हिसाब से बढ़ गया, और बचा हुआ 25 और साथ ही साथ फेयर वैल्यू का 12.5, तो 25 प्लस 12.5 ये हो गया ना, 25 प्लस 12.5 37 हो गया। ये जो हमारा बैलेंस आया वह बैलेंस सीडी आया, ये बैलेंस सीडी इधर चले गया, ठीक है। फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस का कितना आया? भैया हमने 3 साल का कैलकुलेट करा था, तीसरे साल का 33712 आया था, इसका तरीका भी हमने कैलकुलेट करा था, 33712 आया बाकायदा। और बैंक से कितने पैसे आएंगे? बैंक से कितने आएंगे तो हम समझे ना, हम समझते हैं कि 297 एलिजिबल थे। कैसे? रियलिटी चेक करा, तीसरे साल रियलिटी चेक करा, 297 हुए, आए कितने? 297 में से 295, 2 ही आए, लो। तो जब 2 ही आए तो 2 इंटू, इनको तो 24 दे रहे थे,
और वैल्यू कितनी थी 14, 672 पूरा का पूरा जनरल रिजर्व 295 ही आए हैं। ठीक है, इनको तो कितने दे रहे हैं हम, हर एक को कितना दे रहे हैं हम, 24 दे रहे हैं। वैल्यू कितनी है, वैल्यू हमारी है 125। बुलवाओ 82500। एक मिनट, एम्प्लॉय कितने 295 दे रहे हैं 24 और बुलवा कितने रहे 125। ओके 88500 इतने तो गए रिजर्व में। अब जो आ रहे हैं 295 इंटू करा हमने 24 आया 7080 इंटू 100 करेंगे तो ये है हमारा शेयर कैपिटल। बचा हुआ रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, सबका सब वेस्ट हो चुका है। और इस तरीके से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेट करा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेट करने का ध्यान रखना कि एक्सरसाइज प्राइस में से जो वैल्यू ऑफ सर्विस है वो ऐड करते हैं, उसमें से नॉमिनल वैल्यू माइनस करते हैं, तब जाके जो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ऐसा नहीं है कि 25 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ये याद रखना, वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड ये भी याद रखना। तब जैसे कि एक क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड जो था, अब वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो सकता है, फेयर वैल्यू भी हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 30 होगा तो वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड 30 पे आ जाएगा। फेयर वैल्यू हमारा 24 था तो वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड उसके अकॉर्डिंग 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सर्विस रिसीव्ड जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हम जो क्वेश्चन कर रहा था, ये क्वेश्चन हमने करा था वो था फेयर वैल्यू मेथड से। ये क्वेश्चन था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस तरीके से हमारा जो है वो ग्रेडेड वेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि ग्रेडेड वेस्टिंग में यही हुआ था कि एम्प्लॉय जितने कवर्ड थे इनको ऑप्शन ग्रांट हो रहे थे, 60 ऑप्शन ग्रांट हो रहे थे, 3 ग्रुप में बढ़ गया था। 60 ऑप्शन में से 20% फर्स्ट में जा रहे थे, 40% सेकंड में जा रहे थे, 30% 40% फिर थर्ड में जा रहे थे। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देकर रखा था, हमको फेयर वैल्यू से कैलकुलेट करना था। जो हमारा तरीका होता है कि हम हर साल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ माइनस करते हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ माइनस करके हम जो है एक्चुअल हम एक्सपेंडिचर अलोकेट करते हैं। तो जैसे कि 31/3/15 ये ग्रेड 1 के लिए ज़रूरी है। ग्रेड 1 का एक्चुअल फिगर तो इधर ही आ जाता है, पर ग्रेड 2 और 3 के लिए इनको एक्सपेक्टेड पे जाना ज़रूरी है। तो यही हुआ था कि ग्रेड 1 और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इनको एक्सपेक्टेड पे जाना ज़रूरी था। और ग्रेड हमारा जो 2014-15 का था ये तो हमारा एक्चुअल था। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कि जब हम सेकेंड ईयर में गए तो अब ये जो एक्चुअल था इनको तो 12 मिल गए, इसको 12 मिल गए। ठीक है, और 12 के हिसाब से जो है इनका फेयर वैल्यू 10 रुपये था और बाकायदा इनका जो एक्सपेंडिचर है हमने वैसे का वैसे ही बुक कर लिया था। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 4300 वही एक्सपेंडिचर है। 97200 2 साल तक के लिए जा रहा था और 97440 3 साल तक के लिए जा रहा था। फिर वापस रियलिटी चेक हुआ 2014-15 में। वापस हम स्टैंड पॉइंट है हमारा 31 मार्च 2016, जहाँ पे सेकंड का एक्चुअल निकला। पहले सेकंड का एक्सपेक्टेड था, सेकंड का एक्चुअल निकला। और इस तरीके से जो है सेकंड का खर्चा जो है 97500 ये 2 साल का मिला के है, जिसमें पहले साल का खर्चा माइनस करके हम दूसरे साल का खर्चा लेकर आ जाएंगे। जो आगे था हमारा उसका दूसरे साल का खर्चा जो हमने निकाला था ये आया था 97500 48600। वैसे ही थर्ड में इसका एक्सपेक्टेशन को रिवाइज़ करा, इसके एक्सपेक्टेशन को रिवाइज़ करा और जो पहले साल में एक्सपेंडिचर बुक करा। और इस तरीके से जो है हमने थर्ड ईयर का भी देखा, थर्ड ईयर का एक्सपेंडिचर हमने बुक करा। जैसे दे के रखा था थर्ड ईयर का एक्सपेंडिचर बुक करा जो हमारा 33712 आ रहा है। और ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सपेंडिचर बुक करे और एक्सपेंडिचर बुक करने के बाद हमने बाकायदा इसकी एंट्री करी। तो थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो बेटर तरीके से इसकी क्लैरिटी आएगी। हमने एक्सपेंडिचर के बाकायदा स्टेटमेंट्स बनाए। तो इस तरीके से जो है हमने ये एम्प्लॉय कंपनसेशन की हमने पूरी एंट्री करी। फिर हमने बाकायदा इसकी जनरल एंट्री करी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग की हमने लेजर में इसकी एंट्री करी कि हमारा कंपनसेशन एक्सपेंसेस था। ग्रेड 1 से हमको पैसे आए, जनरल रिजर्व में डाल दिया कुछ पैसा जो ग्रेड 1 वाले लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया या ग्रेड 1 ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज नहीं हुआ तो उतना डाल दिया। फिर बचा हुआ शेयर कैपिटल हमने उनसे मंगवाया। ठीक है, और बचा हुआ शेयर कैपिटल जो है, जो शेयर कैपिटल बनता है नॉमिनल वैल्यू और फेयर वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम, फेयर वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल ऐड होके वो सिक्योरिटी प्रीमियम आया। फिर अगले साल ग्रेड 2 की बारी थी। एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्सपेंसेस वापस हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में डाला। बाकायदा ग्रेड 2 के पर्सन से या पर्सन जिसके पास ग्रेड 2 के ऑप्शन से उनसे हमने बैंक के थ्रू पैसा लिया। फिर कुछ जनरल रिजर्व में डालना था, अमाउंट हमने जनरल रिजर्व में डाला। जो ऑप्शन फॉरफिट हुए हैं जो हमने कैलकुलेशन करा था, शेयर रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे करके अलॉटमेंट करा। फिर आता है हमारा बैलेंस तीसरा साल में, वही एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्सपेंसेस, पर्सन जिनके पास ग्रेड 3 के ऑप्शन से बैंक से पैसा आया। फिर जनरल रिजर्व में कुछ पैसा डाला और फिर उनको शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल अलॉट किया। तो इस तरीके से जो है हमने जो है कैलकुलेशन किया है। इधर 39 इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 है 25 + 14, ग्रेड 2 25 + 12.5
और ग्रेड 1 25+10। इस तरीके से हमारा ग्रेडेड वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ओवर होता है। वो तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।